गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सॉलिड स्टेट। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर ये हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं था और इस बार इसको ऐड किया गया है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहली बात आती है कि स्टेट का मीनिंग क्या है। एज वी नो दैट मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर मास हो, जिसके अंदर वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर कहते हैं। और दुनिया की लगभग हर चीज़ मैटर है क्योंकि एवरीथिंग हैव ए मास एंड एवरीथिंग हैव ए वॉल्यूम। अब बात यह है कि मैटर की जो है वो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस का मीनिंग क्या है। अगर हम चीज़ों को अपने चारों तरफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो या तो वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस है। अब कैसे डिसाइड होता है कि कोई मैटर सॉलिड है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है। उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है टेम्परेचर की और एक कंडीशन है प्रेशर की। अब टेम्परेचर और प्रेशर का मीनिंग क्या है। जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम ऐसे छोटे छोटे स्फीयर मान सकते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। और उसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दे हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ 2 बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है टेम्परेचर। देखिए, जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल का मोशन ज़्यादा होगा। तो एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर जो पार्टिकल को मूव करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है कि हम चीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया में लाना चाहते हैं। जब प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो पार्टिकल थोड़े थोड़े पास आएंगे। तो टेम्परेचर और प्रेशर के जो बैलेंस है उससे डिसाइड होता है कि मैटर किस स्टेट में होने वाला है। जैसे सॉलिड स्टेट की हम बात करें तो इसमें फैक्टर कौन सा काम ज़्यादा करता है कि प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है। प्रेशर ज़्यादा हुआ इसका मतलब पार्टिकल पास आ गए, टेम्परेचर कम हुआ यानी उसका मोशन कम हो गया। सेकंड स्टेट है लिक्विड और थर्ड स्टेट है गैस। लिक्विड और गैस स्टेट दोनों को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो। लिक्विड कैन फ्लो एंड गैस कैन फ्लो, that's why they are combinedly known as fluids. In this chapter, in this unit, we are going to discuss about only the solids. तो यहाँ पर क्लास 11th में हमने एक और बात पढ़ी थी क्योंकि वहाँ हमने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ 2 फैक्टर हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। अगर हम किसी मैटर को, किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके पार्टिकल एनर्जाइज होते हैं और वो मूव करने लगते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है अलग अलग पार्टिकल के बीच का, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये भी एक बात है कि क्लास 11th को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स पे अलग अलग तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं। सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं H2 का, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है वो कौन सा होता है। वो फोर्स होता है वीकर वान डर वाल्स बॉन्ड्स फोर्सेस, जिनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। अगर इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल हम ले लें HCl, तो HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो दूसरे तरह का होगा। इनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्सेस ज़्यादा है यानी पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, और थर्मल एनर्जी कम है इसका मतलब उसका मोशन कम होगा। अब इमेजिन कीजिए जब पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा है, वो अपनी एक पोजीशन ले रहे हैं, तो हमें चीज़ कैसी ऑब्जर्व होगी
तब हमें एक शेप जैसा, एक फिक्स शेप नजर आने लगेगी, और उस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं सॉलिड कहते हैं। दूसरा है, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े कम हैं और थर्मल एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि पार्टिकल को वो होल्ड कर सके, इसलिए, और थर्मल एनर्जी थोड़ा अमाउंट बढ़ गया है, इसलिए पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे और इस तरह के मैटर जो हैं फ्लो करने लगते हैं, लिक्विड्स। इनमें खास बात क्या होती है कि इस वजह से जिस कंटेनर में हम इसको डालेंगे उसी का वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। थर्ड स्टेट जो है उसके अंदर थर्मल एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि टोटली डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं और थर्मल एनर्जी कम है तो उस कंडीशन में मैटर होगा सॉलिड, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी बैलेंस्ड हैं तो उस कंडीशन में स्टेट ऑफ मैटर होगी लिक्विड। और अगर थर्मल एनर्जी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं और पार्टिकल अलग अलग मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो स्टेट ऑफ मैटर होगी वो गैस होगी। अब यहाँ जो चैप्टर है वो स्पेशली हमको पढ़ना है सॉलिड्स के बारे में। तो जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो दिमाग में क्या फ्रेम आता है? हमारे दिमाग में फ्रेम आता है कि सॉलिड वो चीज़ है जिसका कोई शेप होता है, जिसको हम कंप्रेस करके उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, जो रिजिड होती है, जो हार्ड होती है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में पहले से होती हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। अब थोड़ा हमारे समझ में ये आता है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये इरेजर मैंने लिया है, तो क्या ये सॉलिड है? हाँ, और एक मेरे पास चौक का टुकड़ा है, तो दोनों चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ, देखने पे लग रहा है कि ये दोनों ही सॉलिड्स हैं, लेकिन थोड़ी सी बात ये मुझे समझनी पड़ेगी कि दोनों में भी फर्क है। अब फर्क क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करूं इस इरेजर पर तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है, मुड़ रहा है, जिधर मैं इसको मोड़ना चाह रहा हूँ उधर ये मुड़ रहा है। लेकिन अगर मैं चौक की बात करूँ तो उस तरह से मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि दोनों सॉलिड लग रहे हैं लेकिन बेसिकली इन दोनों में कोई ना कोई तो फर्क है। तो अब पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भाई हम सॉलिड को पहचानते कैसे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है, उनमें से पहली प्रॉपर्टीज है डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होगा उसका डेफिनेट मास होगा, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। दूसरी बात है शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस मैंने ब्रीफ में लिखा है, जगह कम है इसलिए। अब शॉर्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस का मीनिंग ये है क्योंकि एवरीथिंग इज ए मैटर, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैटर अगर है वो तो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और जब स्मॉल पार्टिकल के बीच की जो दूरी है अगर वो बहुत शॉर्ट है, अगर वो बहुत कम है, तो वो स्टेट कौन सी होगी? वो स्टेट होगी सॉलिड स्टेट। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। हमने बात की थी कि किसी भी मैटर के स्टेट को डिसाइड करने के लिए कुछ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल, फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि वो होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो क्या है? अगर स्ट्रॉन्ग, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है तो मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वो दोनों पार्टिकल्स को, इनको होल्ड रखेंगे, एक पोजीशन पे फिक्स रखने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें एक शेप समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट, अब बात ये है कि ये जो फोर्सेस है ये पार्टिकल को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या पार्टिकल सच में फिक्स हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसकी थर्मल एनर्जी जीरो हो जाए। और फोर्स कितना भी स्ट्रांग हो तो जो फोर्स जो है वो उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी तो थर्मल एनर्जी भी है। इसलिए पार्टिकल जहां भी हम उसको फिक्स मान रहे हैं वो वहीं पे ऑसिलेट करता रहता है। ऑसिलेट मतलब अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करता रहता है। इसका मतलब कि वो एक ही पॉइंट पर फिक्स नहीं है। नेक्स्ट बात है, किसी भी सॉलिड को अगर हम देखना चाहें तो उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, अगर हम उसको प्रेशराइज करें
और अगर वो दब नहीं रहा है, वो प्रेशराइज नहीं हो रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक सॉलिड है। और लास्ट चीज है रिजिड, वो रिजिड होना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सॉलिड की एक बड़ी रेंज हमारे पास है और साइंस डे बाय डे चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो सॉलिड्स की एक रेंज है। हम प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी को भी अलग अलग तरह से कंपोजिशन उसका चेंज करके बदल सकते हैं। सपोज दैट कि हमें कोई हार्ड चीज चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग चीज बनानी है, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमें आयरन यूज करना चाहिए। एक आयरन अच्छा सॉलिड है, लेकिन आयरन में हार्डनेस है, रिजिडनेस है, इनकम्प्रेसिबल भी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की होती है, रस्टिंग की प्रॉब्लम है, और वो अगर हम उस पर थोड़ा प्रेशराइज करें तो मीलेबल होने की वजह से मुड़ भी जाता है। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन कर दें, कोई दूसरा चीज इम्प्योरिटी की फॉर्म में मिला दें, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत जबरदस्त ढंग से चेंज हो जाती है। सपोज स्टील, स्टील एक ऐसा यूटेंसिल है जो आजकल हम किचन में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब देखिए एक आयरन के यूटेंसिल को देखिए और एक स्टील के यूटेंसिल को देखिए, स्टील इज मच हार्डर देन द आयरन। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन कर कर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है कार्बन नैनो ट्यूब, कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग चीज की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसका वेट काफी होता है। तो वेट काफी होने से हम उसका उस तरह से यूज नहीं कर पाते जितना हमको चाहिए। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो हैं, इनमें इसको थोड़ा सा चेंज करके, कंपोजिशन को चेंज कर कर कई एलिमेंट मिलाकर इसको बनाया गया है। तो ये हार्डर भी है, टफर भी है, लाइटर भी है। तो कई सारी ये रिसर्च का विषय है कि आप कितनी चीजें इसमें ऐड करके डिफरेंट तरह के सॉलिड्स को हम बना सकते हैं। कई बायोडिग्रेडेबल सॉलिड्स भी हैं, कई जो हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स है वहां पर भी हमने ऐसे सॉलिड्स बनाए हैं जिनका वेट कम है और उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, और वो रिजिड भी हैं और वो हार्ड भी हैं। अब बात आती है कि जो जो सॉलिड्स हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड,